चलो आज हम बात करने वाले यहाँ पर, अब हम जो बात करने वाले वो फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में बात करने वाले। तो पिछले क्लास में हमने फंक्शनल आइसोमरिज्म अपने को बात करना था, लेकिन हमने चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने क्या करा था, डिस्कस करा था। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या होता है, दो कंपाउंड अगर दिया हो तो हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कि फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा, किस किस बातें का अपने को यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान रख के चलना होगा। ठीक है, तो अगला अपने पास चेन और पोजीशन आइसोमरिज्म के बाद अगर बात करें तो तीसरा आइसोमरिज्म अपने पास है वो है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है ना, फंक्शनल आइसोमरिज्म का अगर बात करें तो क्या क्या बात यहाँ पर ध्यान रख के चल सकते हैं। सबसे पहला वही आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड डी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर से आईपीएससी नेम क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर जो, क्योंकि फंक्शनल हमने बताया था कि जो आइसोमरिज्म होता है उसके नाम से उसका मतलब पता चलता है। तो फंक्शनल आइसोमरिज्म मतलब क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या रहेगा, अलग अलग होगा। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म बोलेंगे। ठीक है ना, अगर अपने को डिफाइन करना तो क्या बोल सकते हैं, टू और मोर देन टू कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज फंक्शनल आइसोमर एंड फेनोमेना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। इन शॉर्ट में कौन कौन से पॉइंट अपने को ध्यान रखना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला डी क्या रहेगा, सेम रहेगा, आईपीएससी नेम क्या रहेगा, डिफरेंट, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ से अगर बात करें, ये दोनों बात तो पहले से क्या है, कॉमन है, जो हम हर एक आइसोमरिज्म में बात करते आ रहे हैं। लेकिन सबसे जो जरूरी बात अपने को यहाँ पर ध्यान रखना है वो क्या ध्यान रखना है, नेचर ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दो कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग मिल जाए तो वो एक दूसरे का क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर अपने को मिल सकता है। और पॉइंट यहाँ पर क्या ध्यान रख सकते हैं, और पॉइंट अपने पास यहाँ पर ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज का अगर बात करें, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो रहा है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगा, यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या रहेगा, यहाँ पर डिफरेंट रहेगा। अगर दो कंपाउंड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर है तो उसका केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी वहाँ पर क्या रहेगा, डिफरेंट मिलेगा अपने को। केमिकल भी प्रॉपर्टी डिफरेंट मिलेगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी अपने को क्या मिलने वाला है, वहाँ पर डिफरेंट मिलने वाला है। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो पहला एग्जाम्पल अगर देखें, एल्कोहल एंड ईथर, ये हम ऐसे फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं जो एक दूसरे का ज़्यादातर चांस ये बनेगा कि वो फंक्शनल ग्रुप एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप के पेयर में मिलेगा अपने को। तो जैसे अल्कोहल और ईथर, जब भी अल्कोहल और ईथर होगा एक दूसरे के साथ मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा तो वो क्या हो सकता है, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। जैसे मान लो CH3 CH2OH और CH3OCH3, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला देख लो, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर क्या है, सेम है। ठीक है नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो ये जो कंपाउंड अपने पास यहाँ पर है, ये कंपाउंड क्या है, अल्कोहल है। ये कंपाउंड अपने पास यहाँ पे अल्कोहल और ये कंपाउंड अपने पास यहाँ पर क्या है, ईथर है। तो ये दोनों कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, लेकिन ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है, ईथर फंक्शनल ग्रुप है। तो ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा यहाँ पर। और क्या हो सकता है यहाँ पर, सेकेंड एग्जाम्पल अगर देखें तो थायो अल्कोहल के साथ हम किसको ले सकते हैं, थायो अल्कोहल एंड थायो ईथर हो सकता है। ठीक है ना, जैसे अपने पास CH3 CH2SH एंड CH3HSCH3, देखो ये भी, ये क्या है, ये थायो अल्कोहल है और ये क्या है, थायो ईथर है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पर बात करें और क्या हो सकता है एग्जाम्पल में, एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन का बात करें, जैसे मान लो CH3 CH2CHO, ये क्या है, एल्डिहाइड है। और इसी में अगर देखें CH3 C++O CH3, ये अपने पास क्या है, कीटोन है। देख लो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। और दोनों का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये क्या है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर।
देखो जैसे हमने बोला था कि एल्डिहाइड और कीटोन एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है, तो एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर और हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, जरूरी नहीं है कि एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर कीटोन ही हमेशा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में एल्डिहाइड का फंक्शनल जो आइसोमर होता है कीटोन ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। जैसे मान लो ये अपने पास कंपाउंड था CH3CH2C+OH, इसका तो फंक्शनल आइसोमर ये कीटोन भी हो रहा है, लेकिन इसी का फंक्शनल आइसोमर अपने पास अगर देखें तो ये भी हो सकता है। देख लो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो सेम है, और यहाँ पर अल्कोहल के साथ एल्कीन है और यहाँ पर एल्डिहाइड है, ठीक है, तो ये भी क्या हो सकता है एक दूसरे का फर्स्ट एंड सेकेंड आर फंक्शनल आइसोमर, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में अपने को एल्डिहाइड के साथ कीटोन ही मिलेगा फंक्शनल आइसोमर, लेकिन कुछ केस में क्या हो सकता है डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल भी आ जाए तो एल्डिहाइड के साथ वो फंक्शनल आइसोमर हो सकता है, डबल बॉन्ड के साथ अल्कोहल आ जाए तो वो कीटोन के साथ क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर जैसा काम कर सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, और अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर के साथ ज़्यादातर केस में कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होता है। इसके अलावा भी कुछ केस और हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर केस में अपने को क्या मिलेगा, ज़्यादातर केस में अपने को कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर जब एक साथ मिलेगा तो फंक्शनल आइसोमर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होगा तो फंक्शनल आइसोमर जैसा क्या कर सकता है, काम कर सकता है। जैसे मान लो CH3CH2C+OH, ठीक है ना, इसी का अगर एस्टर बनाए तो अपने पास क्या बन सकता है, ये बन सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ये अपने पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये अपने पास यहाँ पर क्या है, एस्टर है। ये अगर कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अपने पास अगर एस्टर है तो देख लो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, सेम है, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर यहाँ पर सेम है तो ये दोनों क्या हो सकता है, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर हो सकता है, फर्स्ट एंड सेकेंड आर क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक साथ मिलता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, वो फंक्शनल आइसोमर होगा और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम होता है वहाँ पर तो, ठीक है ना। इसके अलावा और क्या केस हो सकता है, इसके अलावा और अगर देखें साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, जैसे मान लो CH3CN ये क्या हो गया, साइनाइड हो गया, और CH3NC ये क्या हो गया अपने पास, अगर देखें तो ये साइनाइड हो गया और ये क्या हो गया, आइसोसाइनाइड। तो देखोगे तो ये दोनों भी एक दूसरे का क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर जैसा क्या करता है, काम करता है, ठीक है ना। और क्या हो सकता है अपने पास यहाँ पर बात, और अगर यहाँ पर देखें तो और एग्जांपल अपने पास यहाँ हो सकता है, ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट होगा अपने पास 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमीन आर फंक्शनल आइसोमर विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। हमने यहाँ पे ये लिखा कि जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन होता है, अगर उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो क्या हो सकता है, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ मिलता है तो समझ लेना वो हमेशा क्या होगा, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर जैसा क्या करेगा, काम करेगा। जैसे मान लो अपने पास है CH3CH2CH2NH2, ये क्या है, 1 डिग्री एमीन है, CH3CH2NH ये क्या है, 2 डिग्री एमीन है, CH3NCH3CH3 और ये क्या है अपने पास, 3 डिग्री एमीन है, ठीक है ना। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, ठीक है। तो ये देखो 1 डिग्री एमीन है, डिग्री ऑफ एमीन हमने पहले डिस्कस कर चुके बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। डिग्री ऑफ एमीन कैसे डिसाइड कर दो, नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से अटैच है 1 डिग्री, दोनों कार्बन से अटैच है 2 डिग्री, 3 कार्बन से अटैच होगा तो 3 डिग्री। तो अगर देखें तो यहाँ पर देख लो तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है, तीनों 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। अब देखो ये अलग कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे हमने कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर लिया, एल्डिहाइड और कीटोन लिया, साइनाइड आइसोसाइनाइड लिया, उस टाइप का कोई अलग अलग फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर नहीं है। लेकिन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन केमिकली क्या करता है, अलग अलग तरीके से रिएक्शन करता है, ठीक है।
इसलिए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन क्या होता है, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा। कहीं पर भी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला के साथ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन अगर मिलता है तो ध्यान रखना वो क्या होगा, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, ए बी एंड सी आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। ए बी सी जो होगा यहाँ पे वो क्या होगा, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर जैसा यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, उसी तरह और कुछ एग्जांपल अगर देखें तो उसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइड आर फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री जो एमाइड होता है वो भी एक दूसरे का क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर होता है। एमाइड क्या होता है समझना, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, ये एमाइड C डबल बॉन्ड O के साथ NH2 लगा होता है तो ये क्या होता है, एमाइड होता है। तभी ये जो एमाइड ये क्या है, 1 डिग्री एमाइड है। ठीक है ना, क्योंकि इस नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन अभी लगा हुआ, एक कार्बन लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, अभी 1 डिग्री एमाइड होगा। अब इसी एक कार्बन को उठा के यहाँ रख लें तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NHCH3, ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री एमाइड। और एक और कार्बन को उठा के यहाँ लगा दें CH3 C डबल बॉन्ड O NCH3 CH3, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमाइड हो गया। देख लो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास क्या है, सेम है। तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अपने पास क्या है, सेम है। इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो। तीनों एमाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। लेकिन ये 1 डिग्री एमाइड है, ये 2 डिग्री एमाइड है और ये क्या है, 3 डिग्री एमाइड है। तो ये तीनों भी एक दूसरे का क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। A B and C आर फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड जो होता है एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर जैसा क्या करता है, काम करता है। अब एमाइड का एक और फंक्शनल आइसोमर हो जाता है, जैसे मान लो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, इसके साथ एक और फंक्शनल आइसोमर बना सकता है। कौन बना सकता है एमाइड के साथ, अपने पास ये है CH डबल बॉन्ड NOH। ठीक है ना, ये तो अपने पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एमाइड है। और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ OH है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम बोलते हैं। कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उसके साथ क्या OH है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्साइम फंक्शनल ग्रुप। अगर देखो तो यहाँ भी 3 कार्बन और यहाँ पर भी 3 कार्बन है, NOH है, तो ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेना सेम होगा। और ये एमाइड और ये ऑक्साइम है, तो एमाइड ऑक्साइम के साथ भी एक दूसरे का क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो ये दो बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होता है, उसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड विद सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर जैसा काम करेगा। लेकिन 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 क्या, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल आर नॉट फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है, ध्यान रखें। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 OH, ठीक है ना, CH2 ये OH है। उसी तरह हम यहाँ पर कर रहे हैं CH2 CHOH CH3 है, CH3 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 और ये OH। देख लो ये क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है, ये क्या है 2 डिग्री अल्कोहल और ये क्या है 3 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है ना, ध्यान समझना। ABC हमने यहाँ पे क्या लिखा कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आर नॉट फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। सेम मान लो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल और उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है, लेकिन एक दूसरे का वो फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है। एमीन या एमाइड जैसा एक दूसरे का वो फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर A B and C आर नॉट फंक्शनल आइसोमर। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना। उसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है।
यहाँ से OH लगा के हेलोजन लगा दो, OH हटा के हेलोजन, OH हटा, तीनों में OH हटा के हेलोजन लगा दो, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो वो भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है। तो दोनों बात को नोट में लिख लेना। ऐसे देखा तो 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए अपने पास यहाँ पर। 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या हो गया, पहला पॉइंट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमाइड एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा, और उसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हम दिमाग में क्या करें, फिक्स करके चले, ताकि कहीं पर कोई गलती होने का कोई चांस नहीं हो। ठीक है, चलते हैं कुछ और एग्जाम्पल के साथ। चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, देखना। और ये जो एग्जाम्पल मैं बात करने वाला हूँ ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सारे इंपॉर्टेंट है क्या? सारे इंपॉर्टेंट नहीं, जहाँ पर गलती होने का चांस ज़्यादा होता है, बच्चे जहाँ गलती ज़्यादा करते हैं उसको अपने को क्या करना है, ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत होता है। ठीक है ना, तो उस जगह पर जिसको मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, तो उस जगह पर कुछ ज़्यादा ध्यान रख के अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। और अगर थोड़ा सा हम अच्छे से ध्यान रख के करें तो फिर क्वेश्चन गलत होने का चांस नहीं होता। जो छोटे छोटे मिस्टेक होता है वो होने का चांस नहीं होता है। ठीक है, अब क्या है अपने पास, अब क्या है अपने पास, इसको हम किस तरह समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे अपने पास है ये, और इसको यहाँ पर कहीं पे भी लगा दो, ये रिंग के साथ हमने इसको लगाया, इसका मतलब ऑर्थो पे लगा दो, मेटा पे लगा दो, पैरा पे लगा दो। और एक अपने पास है यहाँ पर ये, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अंतर है? अगर मैं इस दोनों कंपाउंड के लिए बात करूँ, इसको मैं ए मान लो, इसको बी मान लो, क्या दोनों में क्या कुछ अंतर है क्या? सिमिलरिटी क्या है सर? सिमिलरिटी बताता हूँ, सिमिलरिटी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बात सही है, दोनों अल्कोहल है, यही पे गलती होता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों कंपाउंड का सेम तो है, बात तो सही है, लेकिन 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 क्या कि दोनों अल्कोहल है और दोनों एक जैसा काम, एक जैसा रिएक्टिविटी या एक जैसा रिएक्शन करने का बात होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, बात गलत हो जाता है। ठीक है, कैसे गलत होता है समझना। जैसे मैं इसका एक बार स्ट्रक्चर बनाऊं, हमने क्या बोला कि इस CH3 को तो हम चाहे तो ऑर्थो पे भी लगा सकते हैं, मेटा पे भी लगा सकते हैं, पैरा पे लगा सकते हैं, कहीं भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बस OH क्या होना चाहिए, बेंजीन रिंग के साथ। देखो दोनों डिफरेंस, एक डिफरेंस अभी दिख रहा होगा, OH यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली, बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच है, और यहाँ पर OH बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है, बीच में एक कार्बन आ गया। आगे क्या, तो देखना अब होगा क्या, अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच हो और एक इनडायरेक्टली अटैच हो, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का क्या हो, सेम है, तो दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। फिर से सुनना, अगर फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच हो और इनडायरेक्टली अटैच हो, और दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, तो दोनों एक दूसरे का क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर हो सकता है। ठीक है, क्या बात है। देखो ये डायरेक्टली अटैच है और ये इनडायरेक्टली अटैच, बीच में एक कार्बन आने का मतलब बेंजीन रिंग से क्या इनडायरेक्टली अटैच है। तो ए और बी को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं। और इसको और अच्छे से समझने का तरीका अपने पास ये है कि ये जो अपने पास है OH है, CH3, और यहाँ पर अगर बात करें CHH, और ये क्या है OH। अगर देखोगे तो डायरेक्टली अटैच होने का मतलब क्या हुआ कि जो अल्कोहल है, OH ग्रुप है, वो किस कार्बन से अटैच है, sp2 कार्बन से। ठीक है ना, और यहाँ पर जो OH ग्रुप अटैच है वो किससे अटैच है, sp3 कार्बन से। ध्यान समझना, मतलब ये हुआ कि OH अटैच विथ sp2 कार्बन एंड OH अटैच विथ sp3 कार्बन, बोथ आर डिफरेंट। sp2 कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन, sp2 कार्बन से लगे हुए अल्कोहल और sp3 कार्बन से लगे हुए अल्कोहल, दोनों क्या होता है, अलग अलग बात होता है। तो ऐसे केस अगर आता है जहां पर sp2 कार्बन से लगे हुए OH मिलता है और sp3 कार्बन से लगे हुए OH मिलता है और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, तो दोनों एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर आराम से हो सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल अपने लिए यहाँ पर हो जाता है। क्यों, अपन देखते हैं दोनों तो अल्कोहल है, फंक्शनल आइसोमर होने का कोई चांस ही नहीं है, लेकिन ये एक दूसरे का क्या होता है,
फंक्शनल आइसोमर होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना कि sp2 कार्बन लगे हुए OH और sp3 कार्बन लगे हुए OH एक दूसरे से क्या होता है, डिफरेंट होता है। और ऐसे दो कंपाउंड का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलता है तो दोनों एक दूसरे का क्या मिलेगा, फंक्शनल आइसोमर मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली यहाँ पे ये बोल सकते हैं A and B आर फंक्शनल आइसोमर। उसी एग्जांपल में अगर हम एक और एग्जांपल लें, अगर अपने पास ऐसा होता तो क्या होता सर, ऐसा होता, ऐसा अगर होता तो क्या होता है, अब देख लो। अब यही इससे जो अल्कोहल वाला कॉन्सेप्ट हमने लगाया था, OH के लिए कॉन्सेप्ट लगाया था, वही कॉन्सेप्ट किसके लिए लगा दो, NH2 लगा दो। ये कार्बन होगा sp2 और ये कार्बन होगा अपने पास क्या, ये कार्बन होगा अपने पास क्या यहाँ पर sp3। तो sp2 कार्बन से लगा हुआ NH2 और sp3 कार्बन से लगे हुए NH2 दोनों क्या होता है, डिफरेंट होता है। और अगर दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो हम इस दोनों का क्या बोल सकते हैं, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट ये हो जाता है, बात वही हो जाता है कि ये देखो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच होगा तो sp2 कार्बन हो गया, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो sp3 कार्बन जैसा बात हो गया। तो इस तरह से बात आ जाता है। कॉन्सेप्ट अपने यही ध्यान रखना कि अगर sp2 कार्बन से लगे हुए sp2 कार्बन से लगा हुआ कोई फंक्शनल ग्रुप है और कोई फंक्शनल ग्रुप sp3 कार्बन से लगा हुआ, तो दोनों का रिएक्टिविटी में क्या आएगा, फर्क आएगा। केमिकली दोनों एक दूसरे से क्या रहेगा, अलग रहेगा। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो वो एक दूसरे के क्या हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर जैसा क्या करेगा, काम करेगा। क्या बात क्लियर है, ठीक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। कुछ और एग्जांपल क्या हो सकता है, इसके बारे में क्या बोलते हो। जैसे मान लो अपने पास ये है और अपने पास ये साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ कीटोन और एक CH3 और साइक्लोहेक्सेन और CHO लगा हुआ। क्या दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो जल्दी चेक करो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ये क्या कीटोन है और ये क्या है, एल्डिहाइड है। तो देख लो दोनों एक दूसरे का क्या होगा, फंक्शनल आइसोमर जैसा क्या करेगा, काम करेगा यहाँ पर, ठीक है ना। फंक्शनल आइसोमरिज्म के बारे में तो पिछले क्लास में हमने पोजीशन आइसोमरिज्म बात क्लियर है। तो ये अपने पास ये दोनों क्या हो जाएगा, एक दूसरे का यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर जैसा क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। जैसे मान लो और एग्जांपल देखो, ये है, देखो ये अल्कोहल है। अब यहाँ पर ये जो OH है डायरेक्टली अटैच नहीं है और ये क्या है, ईथर है। तो ये भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर जैसा यहाँ पर क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है। ये दोनों कंपाउंड भी एक दूसरे के क्या हो जाएगा, यहाँ पर फंक्शनल आइसोमर जैसा काम यहाँ पर करेगा। और क्या हो सकता है, और एग्जांपल अगर यहाँ पर बात करें तो और अपने पास क्या एग्जांपल आ सकता है। जैसे मान लो एक ये है, अब देख लो ये 4 कार्बन और यहाँ पे भी कितने कार्बन, 4 कार्बन। ये एस्टर है, ये एस्टर है और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप अपने पास है ये क्या है, एस्टर, और ये जो फंक्शनल ग्रुप ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम है और फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है तो ये दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शनल आइसोमर यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने पास कुछ फंक्शनल आइसोमर का क्या जाता है, यहाँ पर एग्जांपल हो जाता है। तो जिसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, ध्यान रख के चलेंगे तो हम आराम से फंक्शनल आइसोमर को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आते हैं लेके फंक्शनल आइसोमर के बारे में, जिससे फंक्शनल आइसोमर हम क्या कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो अपने पास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब स्ट्रक्चर आइसोमर हम बात कर रहे हैं तो उसको ध्यान रख के चलेंगे। जहाँ पर ये कुछ मिस्टेक हो सकता है, कुछ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है पहले देख लेते हैं तब इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ कि फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर, देयरफॉर नॉट कंसीडर एज स्ट्रक्चर आइसोमर। ये कुछ कंपाउंड है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। ये कुछ कंपाउंड है जो कि क्या करता है, रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। और जब ये कंपाउंड रूम टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करता है तो इसको स्ट्रक्चर आइसोमर की तरफ अपने को क्या करना है, कंसीडर नहीं करना है, ठीक है ना। ये 5-6 कंपाउंड अपने पास जो रूम टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, सारे कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको हम स्ट्रक्चर आइसोमर में क्या कर सकते हैं, कंसीडर करके नहीं चल सकते,
ठीक है ना। जैसे पहला अगर देखो तो ये sp2 कार्बन होगा, यहाँ पर sp2 कार्बन से लगे OH, तो ओपन चेन है, बेंजीनिंग वाला अलग बात था, ये ओपन चेन हो गया। इसका एग्जांपल अगर देखो, जैसे मान लो अपने पास ऐसा हो जाए, H हो जाए, ऐसा अल्कोहल अगर अपने को दिखता है तो ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, और रूम टेम्परेचर पर अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको स्ट्रक्चर आइसोमर क्या कर सकते, स्ट्रक्चर आइसोमर में इसको कंसीडर नहीं कर सकते। उसी तरह अगर देखें तो ये sp कार्बन पर लगा हुआ है, sp कार्बन पर लगा हुआ OH भी क्या करेगा यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको भी स्ट्रक्चर आइसोमर में हम क्या कर सकते, कंसीडर करके नहीं चल सकते। एक ही कार्बन पर 2 OH लगा हो तो भी ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको भी हम स्ट्रक्चर आइसोमर में क्या कर सकते हैं, लेकर नहीं चल सकते। उसी तरह एक ही कार्बन पे एक OH लगा और एक एल्कोक्सी ग्रुप लगा हो तो ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता, और इसको भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर में कंसीडर करके नहीं चल सकते। उसी तरह अगर एक कार्बन उसी OH लगा हो, उसी कार्बन से O लगा हो, और यहाँ पर ये ऑक्सीजन क्या हो, डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से क्या हो, अटैच हो, तो इसको ये भी रूम टेम्परेचर पे क्या करता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, और इसको भी हम कंसीडर नहीं करेंगे किसमें, स्ट्रक्चर आइसोमर में। उसी तरह अगर देखें तो ये कार्बन क्या sp2 कार्बन से क्या NH2 लगा हुआ, एमीन लगा हुआ है, तो ये भी क्या करता है, अपने पास रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करता, और जब ये रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसको हम स्ट्रक्चर आइसोमर में क्या कर सकते हैं, कंसीडर करके नहीं चल सकते। तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल है, 5-6 मॉलिक्यूल जिसको दिमाग में हम क्या कर ले, फिक्स कर ले, और इसको स्ट्रक्चर आइसोमर में हम क्या करेंगे, कंसीडर करके नहीं चलेंगे। ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन है अपने पास, हाउ मेनी एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड with molecular formula C3H6O2। ठीक है ना, एक कंपाउंड अपने पास जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6O2 है। ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि C3H6O2 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले कंपाउंड से कितने एस्टर बन सकता है या कितने कार्बोक्सिलिक एसिड बन सकता है, ये अपने को क्या करना है, बताना है। सबसे पहले देखो C3H6O2, ठीक है ना, और हमने जनरल फॉर्मूला बताया था किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर के लिए जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2nO2। जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन अगर हो तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर का केस ज़्यादा पूछने का चांस होता है। तो देख लो, जितना कार्बन उससे 2 गुना हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब एस्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम बना के चल सकते हैं। ठीक है, अब बनाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड 3 कार्बन है अपने पास, तो 3 कार्बन में एक कार्बन तो C डबल बॉन्ड O वाला होगा और 2 कार्बन इस तरह से बनेगा। क्या और बन सकता है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या इस कार्बन को उठा के यहाँ रख सकते, नहीं रख सकते, इस कार्बन तो ये तो इससे साथ अटैच ही है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड इस मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड से जो बनेगा वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है, एस्टर कितना बन सकता है, एस्टर बनाने के लिए क्या करो, इसको उठा के इधर रखते चलो, तो इसको उठा के हम जब इधर रखेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, पहला एस्टर तो ये बन जाएगा, इसको उठा के फिर से इधर रख दो, तो अगर देखें तो यहाँ जब इसको उठा के इधर रखेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर बचेगा, तो C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसके अलावा कोई और एस्टर बन सकता है, ये अपने पास क्या है, एस्टर है, और एस्टर अपने पास अगर यहाँ पर क्या कितना बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है ना, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड के लिए अगर देखें तो कार्बोक्सिलिक एसिड 1 बन रहा है, और एस्टर अगर देखें तो इसके लिए कितना बन रहा है, एस्टर कितना बन रहा है अपने पास यहाँ पर 2 बन रहा है। देखो एस्टर के लिए क्या होता है, ये एस्टर के लिए फिक्स होता है, और इधर एक कार्बन का कम से कम एल्काइल ग्रुप होना जरूरी है, और इधर हाइड्रोजन भी हो सकता है, इस साइड C डबल बॉन्ड O के कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है, और कोई एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। तो हमने क्या करा, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड से ये एस्टर क्या होता है, डेराइव होता है। तो इस CH3 को हमने क्या किया, इस H को हटा के इस CH3 को यहाँ लगा दिया, H इधर आ जाएगा तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 हो जाएगा, फिर इसको उठा के यहाँ रख दिया तो एक H इधर आ जाएगा, तो अपने पास ये बन जाएगा, तो एस्टर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो इसको इसी क्वेश्चन को अगर मान लो पूछना चाहेगा, कैसे पूछ सकता है कि अपने पास ये मॉलिक्यूलर फार्मूला वाले कंपाउंड है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड वाले मॉलिक्यूल की संख्या X है और एस्टर वाले मॉलिक्यूल की संख्या क्या है, Y है, तो X प्लस वाई का वैल्यू बताओ। X प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 + 2 कितना आ जाएगा, 3 करके आ जाएगा। तो ऐसे करके ये छोटा मोटा क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलो अब हम आते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो कि जेईई में पूछा हुआ। अपने पास एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H6, क्या है,
C4H6 है, ध्यान समझना, C4H6, ठीक है। अब ये बोल रहा है इसके लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना होगा और ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना होगा, ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना होगा, ये क्वेश्चन अपने को बताना है। C4H6 एक कंपाउंड है और इस कंपाउंड के लिए साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना बन सकता है और ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना बन सकता है, अपने को क्या करना है, बताना है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना होगा, ये जेई 2000 देखें अगर तो 2008 में ये क्वेश्चन क्या है पूछा हुआ है, ठीक है ना। साइक्लिक स्ट्रक्चर इस कंपाउंड का कितना हो सकता है, तो ये 2008 में ये क्वेश्चन क्या करा गया, पूछा गया। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो ये अपने पास क्वेश्चन है कि अपने पास ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H6 है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना बनेगा और ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना बनेगा, ये अपने को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करके बताना है, ठीक है। अब देखो सॉल्व करें उससे पहले सबसे पहले ये देख लेते, C4H6 है तो ये है क्या, अगर देखें तो जितना कार्बन है उससे दोगुना से दो कम क्या है, हाइड्रोजन है, मतलब इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा इस टाइप के कंपाउंड का, CnH2n। और हमने बताया था अभी कि अगर किसी कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 के बराबर हो तो यहाँ पर क्या क्या बना सकते हैं हम, एल्काइन बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, एल्कालाइडीन बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, साइक्लो एल्किन बना सकते हैं और क्या बना सकते हैं, और हम बना सकते हैं बाईसाइक्लो कंपाउंड बना सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान समझना कि अगर किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, CnH2n-2 के बराबर हो, जितना कार्बन उससे दोगुना हाइड्रोजन से दो कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, तो उस केस में अपने को क्या करना होता है, वहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, वो एल्काइन भी हो सकता है, एल्कालाइडीन भी हो सकता है, साइक्लो एल्केन भी हो सकता है और बाईसाइक्लो टाइप का ये क्या हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। अब अपने को पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि साइक्लिक स्ट्रक्चर बताइए, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में साइक्लो एल्किन बन रहा है और बाईसाइक्लो टाइप के कंपाउंड बन रहा है, तो वो हम बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो बनाने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हम साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो पहला साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या करेंगे, साइक्लो एल्किन हम पहले बनाते हैं, साइक्लो एल्किन 4, क्योंकि जितने कार्बन का कंपाउंड है उतने कार्बन का पहले रिंग बनाओ, तो साइक्लो एल्किन बन गया। ये 4 कार्बन के रिंग में क्या हो सकता है, एक ही बन सकता है और कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि डबल वन को कहीं भी रख लो तो वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अब रिंग क्या करो, 3 कार्बन कर दो, 3 कार्बन के जब हम रिंग करेंगे तो एक कार्बन क्या रहेगा, बाहर रहेगा, एक कार्बन जब बाहर रहेगा तो डबल बॉन्ड को हम यहाँ रख सकते हैं और हम डबल बॉन्ड को चाहे तो कहाँ रख सकते हैं, डबल बॉन्ड को इधर भी रख सकते, यहाँ भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं, और चाहे तो डबल बॉन्ड को हम कहाँ रख सकते हैं, डबल बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं, बाहर भी रख सकते हैं, ठीक है। तो साइक्लो एल्किन में अपने पास क्या बन रहा है, इतना बन रहा है, इसके अलावा और कुछ बन सकता है, नहीं बन सकता है। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड कैसे बन जाएगा, 4 कार्बन का रिंग बनेगा और यहाँ से इस तरह से क्या बन जाएगा, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड बन जाएगा। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर इस कंपाउंड के लिए कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। तो ये जेईई एडवांस 2008 में ये क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है, C4H6 में टोटल साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना। देखो टोटल स्ट्रक्चर यहाँ भी नहीं पूछा गया, क्योंकि टोटल स्ट्रक्चर पूछता तो क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो हो तो जाता है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा क्या हो जाता है, ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो यहाँ पर C4H6 के लिए क्या पूछा गया, सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा गया। तो पहले हमने क्या करा, इस टाइप के जनरल फॉर्मूला वाले कंपाउंड के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है, अभी हमने पिछले क्लास में डिस्कस करा था इसको, एल्काइन, एल्कालाइडीन, साइक्लो एल्किन और बाईसाइक्लो, क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बताना तो साइक्लो एल्किन और बाईसाइक्लो बनाना होगा। साइक्लो एल्किन 4 कार्बन कंपाउंड है, 4 कार्बन का एल्किन बना लिया, फिर 3 में 3 बन गया और बाईसाइक्लो में अपने पास ये बन जाता है। अब इसी में अपने पास यहाँ पर ये आ जाता है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना बनेगा। अब देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो ओपन चेन स्ट्रक्चर में अपने पास क्या क्या पॉसिबिलिटी, एल्किन, एल्काइन का और एल्कालाइडीन का है। तो बनाते ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना बनेगा अपने पास, ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए अगर हम बात करें तो अपने पास कितना बन सकता है, 4 कार्बन का बना लो, एक ये हो गया और क्या हो सकता है, इसके सेकेंड पोजिशन पर रख ले, ये हो सकता है। एल्काइन में और बन सकता है कि इसको उठा के यहाँ रखने में कोई मतलब, यहाँ रखें तो अटैच ही नहीं हो, 4 बॉन्ड पहले से कंप्लीट है। और क्या हो सकता है इसके बाद, और हो सकता है एल्कालाइडीन बना लो, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, इसको अल्टरनेट रख दो,
ठीक है ना। एल्काइन पहला पोजीशन पर, दूसरा पोजीशन पर, फिर एल्काइल आईडी मतलब 2 डबल बॉन्ड एक कंपाउंड में, तो दोनों लगातार रहे और अल्टरनेट कर दो तो टोटल ओपन चेन स्ट्रक्चर कितना बन रहा है यहाँ पर 4 बन रहा है। तो C4H6 वाले कंपाउंड के लिए ओपन चेन स्ट्रक्चर अपने पास कितना बन रहा है 5, और सॉरी साइक्लिक स्ट्रक्चर कितना बन रहा है 5, एंड ओपन चेन स्ट्रक्चर अपने पास कितना बन रहा है वहाँ पर 4 बन रहा है, ठीक है ना। और टोटल स्ट्रक्चर अगर हम बात करें तो वो कितना बन रहा है 9 बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं यहाँ पर सॉल्व करके चल सकते हैं। तो ये फाइनली अपने पास कंप्लीट हो जाता है किसका, फंक्शनल आइसोमर कंप्लीट हो जाता है। चलो हम बात करते हैं यहाँ पर रिंग चेन आइसोमरिज्म। फोर्थ जो आइसोमरिज्म होगा अपने पास वो होगा रिंग चेन आइसोमरिज्म। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखूँ, ये जो रिंग चेन आइसोमरिज्म है ये क्या है, इट इज पार्ट ऑफ फंक्शनल आइसोमरिज्म। ये जो होता है ना ये फंक्शनल आइसोमरिज्म का ही पार्ट है, ये कुछ अलग नहीं फंक्शनल आइसोमरिज्म से, ये भी एक टाइप का क्या है फंक्शनल आइसोमरिज्म ही है, ठीक है ना। ये फंक्शनल आइसोमरिज्म के अंदर ही आता है, कोई अलग फंक्शनल आइसोमरिज्म से कोई अलग नहीं है, ठीक है ना। तो ये सबसे पहला बात ये ध्यान रखना कि रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होता है, ये पार्ट होता है किसका, फंक्शनल आइसोमरिज्म का। अब नाम से ही मतलब पता चल रहा है रिंग चेन, एक रिंग मतलब साइक्लिक कंपाउंड, चेन मतलब ओपन चेन कंपाउंड हो गया। दो ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, और एक क्या हो रिंग हो और एक क्या हो ओपन चेन हो, तो वो क्या हो जाता है अपने पास रिंग चेन आइसोमरिज्म हो जाता है। रिंग चेन आइसोमरिज्म जब भी बात करेंगे तो एक रिंग होना चाहिए और एक ओपन चेन होना चाहिए, वहां पर रिंग चेन आइसोमरिज्म क्या होगा बात होगा, ठीक है। देखो यहां पर भी अगर बात करोगे तो जो मेन अपने को ध्यान रखना कि टू कंपाउंड having same molecular formula but one having a ring structure and another having open chain structure, ठीक है ना। हमने क्या लिखा, two compound having same molecular formula but one having ring structure and another having open chain structure, यही अपने पास क्या हो जाएगा रिंग चेन आइसोमरिज्म हो जाएगा, ठीक है। देखो जैसे मान लो अपने पास है पहला एग्जांपल, अगर देखो मान लो ये है और मान लो ये है, देख लो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या रहेगा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C3H6 ही होगा, देख लेना, ठीक है ना। अब ये क्या है रिंग स्ट्रक्चर है, ये क्या है रिंग स्ट्रक्चर है, और ये क्या है ओपन चेन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। इस दोनों का अगर हम चाहें, इसको A मान लो इसको B मान लो, इस दोनों का अगर हम चाहें, अगर मान लो अपने पास ऑप्शन में रिंग चेन आइसोमरिज्म नहीं दिया हुआ तो इसको इस दोनों को हम क्या बोल सकते हैं फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हैं। लेकिन अगर ऑप्शन में फंक्शनल आइसोमर भी दिया हो, रिंग चेन आइसोमरिज्म भी दिया हो, सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो, तो इसको हम रिंग चेन आइसोमर बोलना ज़्यादा पसंद करेंगे वहाँ पर। अगर मोर देन वन ऑप्शन हो तो रिंग चेन आइसोमर भी बोल सकते हो और फंक्शनल आइसोमर भी इसको क्या कर सकते हो बोल सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि रिंग चेन आइसोमर फंक्शनल आइसोमर का पार्ट है, तो अगर कोई आइसोमर अगर क्या है फंक्शनल आइसोमर है तो रिंग चेन आइसोमर तो होगा ही, ठीक है ना। तो इस दोनों को मैं क्या बोल सकता हूँ फंक्शनल आइसोमर बोल सकता हूँ। अगर रिंग चेन आइसोमर ऑप्शन में नहीं हो तब हम क्या बोल सकते हैं फंक्शनल आइसोमर। लेकिन अगर रिंग चेन आइसोमर ऑप्शन में हो, सिंगल करेक्ट ऑप्शन हो, तो ए और बी क्या हो जाएगा अपने पास रिंग चेन आइसोमरिज्म जैसा क्या करेगा काम करेगा। तो देख लो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एक रिंग स्ट्रक्चर हो गया और एक ओपन चेन स्ट्रक्चर हो गया, तो ये एक दूसरे का क्या हो जाएगा रिंग चेन आइसोमरिज्म जैसा काम क्या करेगा। चलो दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है अपने पास, दूसरा एग्जाम्पल अपने पास हो सकता है यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अपने कंपेयर करना कि ए बी सी में रिलेशन क्या है। अपने पास ये 3 कंपाउंड है ए बी सी, और अपने को यहाँ पे ये कंपेयर करना कि ए बी सी में क्या रिलेशन होगा, ठीक है। देखो तीनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लेना, सही क्या होगा सेम होगा। अब ध्यान रखना क्योंकि अपने को पता है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होता है फंक्शनल आइसोमर होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होता है फंक्शनल आइसोमर होता है,
ठीक है ना। तो अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी अगर बात हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, तो उसको फंक्शनल आइसोमर क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अगर मैं ए और बी का बात करूं, ए और बी का, ये क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ क्या है, डबल बॉन्ड। तो ए और बी क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। और ए और सी और बी और सी अगर बात करें, इसको हम क्या बोल सकते हैं, रिंग चेन आइसोमर बोल सकते हैं, ठीक है ना। ए बी क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। ए सी क्या हो जाएगा, रिंग चेन, और बी सी भी क्या हो जाएगा, रिंग चेन आइसोमर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर मैं बोल रहा हूँ रिंग चेन आइसोमर ऑप्शन में तो उसको फंक्शनल आइसोमर बोल सकते हो, लेकिन अगर रिंग चेन आइसोमर ऑप्शन में हो, सिंगल करेक्ट हो, तो फिर उसको टिक करना ज़्यादा बेहतर होगा। तो रिंग चेन आइसोमर का सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना ही होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, एक रिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। बस एक कंपाउंड है जिसका जनरल फार्मूला दिया हुआ है CnH2n+3n। तो यहाँ बोल रहा है कि अगर n का वैल्यू हम यहाँ पे क्या ले लें, 3 ले लें, तो टोटल एमीन कितना बनेगा। क्योंकि अपने को पता है कि ये किसका जनरल फार्मूला है, एमीन का 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन का है, ठीक है ना। तो टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना बनेगा, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना बनेगा, अपने को ये क्या करना है, बताना है। और अपने को पता है कि ये किसका जनरल फार्मूला है, एमीन का है। तो कैसे बनाएंगे, n का वैल्यू 3 रखना है। तो n का वैल्यू जैसे ही हम 3 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, C3H6 और 3 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। C3 और ये बन जाएगा अपने पास, ठीक है ना। अब इसका क्या बनाना अपने को, टोटल नंबर ऑफ एमीन बनाते। एमीन अपने पास क्या बन सकता है, एक तो ये बन सकता है 3 कार्बन चेन में, फिर हम एमीन एक ये बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं एमीन यहाँ पर, इसके अलावा देखो, इसके अलावा और बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, ये बना सकते हैं, और क्या बना सकते हैं हम यहाँ पर, ये बना सकते हैं, देखो, ठीक है ना। तो देख लो टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना बन गया, यहाँ पर 4 बन गया। अपने पास एक कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+3 है, n और n की वैल्यू 3 रखना, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो ये बनेगा। तो 3 कार्बन चेन में NH2 यहाँ रखा, फिर दूसरे पोजीशन पर रखा, फिर हमने 2 डिग्री एमीन और फिर हमने 3 डिग्री एमीन बना लिया। टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर कितना बनेगा, 4 बनेगा। मान लो इसी क्वेश्चन में ऐसा बोल देता है कि अपने पास 2 डिग्री एमीन कितना बनेगा, तो 2 डिग्री एमीन कितना बनेगा, 1, 3 डिग्री एमीन कितना बनेगा, 1, और 1 डिग्री एमीन कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो इसी क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर हम और दे देते जो होमवर्क के रूप में रहेगा अपने पास, उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन अपने पास, कोई कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला अपने पास दिया हुआ है CnH2n+1 और n की वैल्यू क्या कर रहा है, 2 रख रहा है। तो ये बोल रहा है टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है ना। एक कंपाउंड है जिसका जनरल फॉर्मूला कितना है, CnH2n+n है, CnH2n+1 n है। तो n का वैल्यू कितना रखना अपने को, 2 रखना, और n का वैल्यू अगर 2 रखना तो टोटल पॉसिबल स्ट्रक्चर इसका कितना बनेगा, ठीक है ना। अब एक लास्ट नोट हम लिख के चलते हैं, इंपॉर्टेंट नोट होगा ये अपने लिए, जो फंक्शनल आइसोमरिज्म के लिए क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट होगा, जिसको हम लिख के चलते हैं। पहला पॉइंट है HCnNHNC, ठीक है ना। और उसी तरह अपने पास है HNO2NHONO। ये अगर ध्यान देखो तो साइनाइड और एसोसाइनाइड लग रहा है, नाइट्रोसो लग रहा है, ठीक है ना। तो अगर देखोगे तो ये क्या होता है, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर नहीं होता है, नोट। अगर हम इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो नोट फंक्शनल आइसोमर, और इस दोनों में कंपेयर करेंगे तो इसको भी हम क्या बोल सकते, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर नहीं बोल सकते। HCnNHNC और उसी तरह HNO2 और HONO एक दूसरे का क्या होता है, फंक्शनल आइसोमर जैसा काम नहीं करता है। लेकिन अगर ये RCN हो एंड RNC, मतलब कोई हाइड्रोजन हट के अल्काइल ग्रुप लग जाए, हाइड्रोजन हट के अल्काइल ग्रुप लग जाए, और उसी तरह RNO2 एंड RONO, यहाँ पर भी हाइड्रोजन हट जाए, R लग जाए, और यहाँ पर हाइड्रोजन हट के R मतलब अल्काइल ग्रुप, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन चेन। तो ये क्या हो सकता है,
फंक्शनल आइसोमर होगा, और ये भी क्या होगा, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा। मतलब ये हुआ कि HCN और HNC एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा, उसी तरह HNO2 और HONO एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा। लेकिन ये सी सब में अगर हाइड्रोजन हटा के अल्काइल ग्रुप लगा दे तो RCN और RNC क्या हो जाएगा, फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा, और RNO2 और RONO क्या हो जाएगा, अपना फंक्शनल आइसोमर एक दूसरे का यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो ये अपने पास फाइनली क्या हो जाता है, फंक्शनल आइसोमरिज्म क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो अब अगले क्लास में हम जो है वो क्या डिस्कस करने वाले हैं, अपने पास अगला जो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होगा वो क्या होगा, मेटामेरिज्म। और टोटोमेरिज्म ऐसे हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन एक बेसिक आइडिया टोटोमेरिज्म का हम लेंगे अगले क्लास में। ठीक है ना, तो मिलते हैं अगले क्लास में। और एक काम करना, जितना भी अभी हमने अच्छे से इतना टॉपिक करा उसको अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है ना, और रिवाइज करके तब हम क्या करेंगे, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म को, टोटोमेरिज्म में पूरा भी डिटेल नहीं समझेंगे, अब टोटोमेरिज्म बेसिक आइडिया सिर्फ लेंगे हम। ठीक है ना, तो अगले क्लास में हम आएंगे और इसको क्या करना, एक बार अच्छे से रिवाइज करके लेना, इतना जितना भी अभी तक कंप्लीट हो गया, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा हम इसको रिवाइज करेंगे, टॉपिक पर जो अपना पकड़ होता है वो क्या होता है, उतना ज़्यादा होते जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।